नमस्कार दोस्तों, विजय शक्ति के इस प्लेटफॉर्म पर मैं रोहित आपका स्वागत करता हूं। और बताइए क्या चल रहा है? पढ़ाई अच्छे से चल रही है ना आप लोगों की? हाँ, कोई समस्या तो नहीं आ रही है? कोई भी समस्या आए तो बेझिझक कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ लीजिएगा मुझसे, ठीक है? चलिए, तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? हम लोग क्वेश्चन लगा रहे थे, ठीक है ना? आज उसके आगे के क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, ठीक है? चलिए, आगे का क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नांकित एसआई यूनिटों में, ये 26वां क्वेश्चन है और ये यूपी लोअर सबऑर्डिनेट 2013 में पूछा गया है कि निम्नांकित एसआई यूनिटों में कौन सी सही सुमेलित नहीं है, कौन सही मैच नहीं है, ये पूछ रहा है। एसआई यूनिट की बात कर रहा है। आपको 3 यूनिट बताया था ना, एमकेएस में, सीजीएस, एफपीएस, वो बताया था, एक चौथी बताया था एसआई। तो आपको पता होगा कि समझ रहे ना। एक चीज़ याद रखिएगा, अगर भौतिक राशि आपकी जिस सिस्टम में है, मात्रक भी आपका उसी सिस्टम में होना चाहिए। अगर भौतिक राशि सीजीएस में है तो मात्रक भी सीजीएस का होना चाहिए। भौतिक राशि एफपीएस की है तो उसका मात्रक एफपीएस सिस्टम का होना चाहिए। अगर भौतिक राशि एसआई सिस्टम में है तो उसका मात्रक भी एसआई सिस्टम में होना चाहिए, ठीक है ना? चलिए, तो कह रहा है कि निम्नांकित एसआई यूनिटों में कौन सी सही सुमेलित नहीं है। तो कार का मात्रक दिया है जूल, सही सुमेलित है। कार का जूल होता है। कार जो है एक भौतिक राशि है और उसका एसआई मात्रक जूल होता है। अच्छा, आप मुझे ये बताइए, ये जो कार है ये कैसी भौतिक राशि है? मूल भौतिक राशि है कि व्युत्पन्न भौतिक राशि है? जी, मूल नहीं है। आपको एसआई पढ़ाया था ना, उसमें 7 बताया था। 7 में मैंने कहीं कार का नाम लिया था? जी, नहीं लिया था। अगर उस 7 में नहीं है, उससे अलग है, तो इसका मतलब है कि उन 7 की सहायता से ये बनाई गई होगी। यानी हम कह सकते हैं कि कार एक व्युत्पन्न राशि है। एसआई यूनिट तो है, लेकिन एसआई मतलब एसआई सिस्टम की तो है, लेकिन एसआई सिस्टम की व्युत्पन्न राशि है ये, एसआई सिस्टम की मूल राशि। तो इसका मात्रक भी एसआई सिस्टम का व्युत्पन्न मात्रक होगा। जी, जूल, सही सुमेल, कार का जूल होगा। बल का न्यूटन, ये तो कई बार आपके साथ चर्चा हो चुकी है कि बल का न्यूटन होगा, ये भी सही है। द्रव्यमान का किलोग्राम। अच्छा, ये बताइए, बल, कार, ये तो व्युत्पन्न राशि है, लेकिन द्रव्यमान क्या व्युत्पन्न है? जी नहीं, द्रव्यमान मूल भौतिक राशि है। आपसे मैंने बताया था, जो 7 आप अगर वो करेंगे, सर्च करेंगे, तो 7 में द्रव्यमान का नाम आता है, ठीक है? कुछ भी हो, व्युत्पन्न हो या मूल हो, कुल मिलाकर ये तीनों ए बी सी एसआई के हिसाब से सही हैं। चौथा ऑप्शन जो डी दे रहा है, कह रहा है कि दाब का मात्रक डाइन होता है। जी नहीं, दाब का एसआई यूनिट डाइन नहीं होता है। ये दाब है, हाँ, तो दाब का क्या एसआई यूनिट डाइन होता है? जी नहीं, दाब का एसआई यूनिट होता है पास्कल। दाब एसआई सिस्टम की भौतिक राशि है, तो इसका मात्रक भी एसआई सिस्टम का होना चाहिए। और ये कैसी भौतिक राशि है? व्युत्पन्न है, तो ये मात्रक भी पास्कल भी क्या है? व्युत्पन्न है। एसआई सिस्टम का तो है, लेकिन व्युत्पन्न। चलिए, कोई बात नहीं। दाब का कुल मिलाकर के पास्कल होना चाहिए एसआई सिस्टम में यूनिट, लेकिन यहाँ पर तो डाइन लिखा हुआ है। तो डाइन क्या है? देखिए, डाइन दाब का मात्रक है, बात सही है, लेकिन डाइन दाब का एसआई मात्रक नहीं है। डाइन जो है दाब का सीजीएस सिस्टम में मात्रक होता है। और हमसे पूछा क्या है कि निम्नांकित एसआई यूनिटों में कौन सी सही सुमेलित नहीं है। यानी अगर दाब की जगह पास्कल लगा होता तो हम कहते थे कि सही सुमेलित है जो है, लेकिन चूंकि दाब की जगह डाइन लगा हुआ है, यानी हम कह सकते हैं कि ये सुमेलित नहीं है। क्यों? क्योंकि डाइन तो सीजीएस सिस्टम का है और क्वेश्चन में एसआई यूनिट पूछ रहा है, तो दाब का एसआई यूनिट जो होता है वो होता है पास्कल, और दाब का सीजीएस सिस्टम में यूनिट क्या होता है? डाइन होता है। समझे? तो
तो ये सुमेलित नहीं है। और वही क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि कौन सा सुमेलित नहीं, तो ऑप्शन नंबर डी। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस राशि का मात्रक नहीं है? तो देखिए हमेशा याद रख लीजिए, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया डिफरेंट एग्जाम्स में। विकृति का मात्रक नहीं होता है, ठीक है ना। विकृति क्या होती है आगे आपको बताया जाएगा, आप एकदम रट लीजिए कि विकृति का मात्रक नहीं होता। ऑप्शन नंबर सी। ठीक, ऑप्शन नंबर डी वही मैच करने वाला बात है। अच्छा, एक तरफ मात्रक दिया गया है, दूसरी तरफ भौतिक राशि दी गई। वाट किसका मात्रक होता है? कई बार आपसे चर्चा किया कि वाट शक्ति का मात्रक होता है। नाट किसका मात्रक होता है? नाट होता है समुद्री जहाज की गति, जो समुद्र में शिप चलती हैं, पानी वाली जहाज जो चलती है समुद्र के अंदर, उसकी गति को कैसे नापते हैं? तो उसकी गति को हम नापते हैं नाट में। हाँ, कि 5 नाट की स्पीड से जा रही है ये पानी वाली जहाज, 10 नाट की स्पीड से जा रही, 20 नाट की स्पीड से जा रही, तो समुद्री जहाज की गति को हम नाट से नापते हैं। ठीक ना। और नॉटिकल माइल क्या होती है? उस समुद्री जहाज समुद्र के अंदर जितनी दूरी तय करती है उसको नॉटिकल माइल में नापते हैं। कंफ्यूज मत होना, गति और दूरी, उसकी स्पीड क्या है उसको हम नापते हैं नाट में, समझ है ना। और वो जो डिस्टेंस कवर करती है उस डिस्टेंस को हम नापते हैं नॉटिकल माइल में। ठीक है, चलिए कैलोरी क्या होती है? कैलोरी ऊष्मा का मात्रक होती है। ठीक है ना। कैलोरी किसका मात्रक होता है? ऊष्मा का मात्रक होता है। ठीक, कोई दिक्कत आपको? नहीं दिक्कत ना। तो कैलोरी किसका मात्रक है? ऊष्मा का मात्रक। चलिए, तो इसको जब आप मैच करेंगे तो ऑप्शन नंबर सी A4 B3 C2 D1 मिल जाएगा। ठीक है ना। देखिए नीचे देखेंगे वीडियो के नीचे तो आपको ये सारे क्वेश्चन का एक PDF फॉर्म उसमें पड़ा होगा, वहाँ से आप देख सकते हैं, या मेरे टेलीग्राम चैनल से भी आप ये जो क्वेश्चन का PDF फॉर्म है वहाँ से भी आप ले सकते हैं। ठीक है ना। वहाँ पर अभी मैं जैसे आपको समझा रहा हूँ आप समझते जाइए, बाद में कर दीजिए, या चाहिए तो प्रिंट आउट निकाल लीजिए, पहले से ही निकाल लीजिए और उसको हाथ में लिए रहा कीजिए, और जैसे जैसे मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व कराता जाऊँगा आप यहाँ पे देखते जाइए जैसी आपको सुविधा। चलिए 29वां नंबर का क्वेश्चन फिर वही मैच करने की बात कर रहा है। आप ये बताइए जूल किसका मात्रक होता है? कार्य का मात्रक होता है। जूल ऊर्जा का भी मात्रक होता है और कार्य का भी मात्रक होता है। इसके पहले मैंने आपको बताया था कि जूल कार्य का मात्रक हो। एम्पियर किसका मात्रक होता है? विद्युत धारा का। तो कहीं विद्युत धारा लिखा होता है, कहीं धारा लिखा। वाट किसका मात्रक होता है? वाट शक्ति का मात्रक होता है। शक्ति को सामर्थ्य भी कहते हैं। ठीक ना। लोग बोलते हैं ना कि उसका सामर्थ्य बहुत ज़्यादा है। ठीक है ना, वही शक्ति की बात कर रहे हैं। बोल्ट, बोल्ट किसका मात्रक होता है? बोल्ट मात्रक होता है विभवांतर का। आगे जब इलेक्ट्रिक वाला चैप्टर पढ़ाएंगे तो वहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा विभवांतर क्या होता है। बाकी फिजिक्स में आपने हाई स्कूल इंटर में विभवांतर वगैरह पढ़ा होगा, वोल्ट पढ़ा होगा। और कैलोरी किसका मात्रक होता है? अभी बताया था इससे पिछले वाले क्वेश्चन में कि कैलोरी मात्रक होता है ऊष्मा का। ठीक है ना। चलिए, तो इसमें वही ऑप्शन नंबर ए, A3 B1 C2 D4 E5। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि निम्नांकित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ये जो 4 दिए गए हैं इनमें किसकी मैचिंग सही नहीं है ये पूछ रहा है। ठीक है। नाट, नाट क्या है? उसके आगे लिखा है जहाज के चाल की माप, यानी कि जहाज की जो स्पीड होती है, जहाज लिखा है, जहाज का मतलब वही पानी वाली जहाज की बात कर रहा है कि उसकी स्पीड को किस में नापते हैं। मैंने आपको बताया था कि पानी वाले जहाज की स्पीड को हम नाट में नापते हैं, और पानी वाली जहाज द्वारा जो डिस्टेंस कवर की जाती है, जो दूरी तय की जाती है, उसको किस में नापते हैं? नॉटिकल माइल में। चलिए, तो पहला ऑप्शन नाट के आगे लिखा है जहाज के चाल की माप, यानी कि ये सही है। ऑप्शन बी नॉटिकल मील के आगे लिखा है नौ संचलन में प्रयुक्त दूरी की इकाई, ये भी ऑप्शन सही है। एंगस्ट्रॉम प्रकाश के तरंग दैर्घ्य की इकाई। देखिए
एक एंगस्ट्राम बराबर होता है, एंगस्ट्राम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर। जैसे मैंने वहाँ पर बताया था कि एक नैनोमीटर बराबर होता है 10⁻⁹ मीटर, वैसे एक एंगस्ट्राम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर। एंगस्ट्राम जो है तरंग दैर्घ्य को मापने की इकाई होती है, यानी हम ये कह सकते हैं कि तरंग दैर्घ्य का मात्रक एंगस्ट्राम होता है। ठीक ना, बहुत छोटा, बहुत छोटी साइज। अब समझ सकते हैं कि 10⁻⁻10 मीटर लिखा हुआ है। ठीक, तो ये भी सही है। प्रकाश वर्ष, प्रकाश वर्ष के आगे लिखा है समय मापन की इकाई। प्रकाश वर्ष के आगे क्या लिखा हुआ है कि समय मापने की इकाई है। बार बार आपसे कह रहा हूँ भाई, प्रकाश वर्ष समय मापने की इकाई नहीं है। अरे मापने, मापने बार बार बोल रहा है, मापने की जगह बोलिए नापने। समय नापने की इकाई है क्या प्रकाश वर्ष? जी नहीं, प्रकाश वर्ष दूरी नापने की इकाई है, यानी कि ये सही मैच नहीं है। ऑप्शन नंबर डी 30 का क्वेश्चन सही। एंगस्ट्राम इकाई है 31वां नंबर का क्वेश्चन, पीपीएससी 2018 में पूछा गया। किसकी इकाई है? बहुत आसान, अभी तो बताया कि एंगस्ट्राम तरंग दैर्घ्य को नापने की इकाई है। एक एंगस्ट्राम बराबर 10⁻⁻10 मीटर। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए। 32वां क्वेश्चन, एक हार्स पावर में कितने वाट होते हैं? याद रख लीजिए कि एक हार्स पावर में 746 वाट होते हैं। जो लोग गांव के होंगे अक्सर देखते होंगे कि जो ट्यूबवेल में मोटर लगी होती है तो लोग पूछते कितने हार्स पावर की मोटर है। समझ रहे हैं ना, वही बात कर रहे हैं। तो एक हार्स पावर बराबर होता है 746 वाट। ठीक, कौन सा ऑप्शन सही है बताओ भैया? एक हार्स पावर, ऑप्शन नंबर सी 746 वाट। ठीक है, कोई दिक्कत तो बताइए। 33वां नंबर क्वेश्चन, वही मैच करने की बात कह रहा है। उच्च वेग को हम कह रहा है कि उच्च वेग के उच्च वेग बहुत टेक्निकल नहीं, वेग जानते हैं ना भाई, स्पीड आगे सब वेग वो बताऊंगा, टॉपिक तो आने दीजिए। वेग का मतलब समझ लीजिए स्पीड यानी चाल। वेग और स्पीड एक ही चीज़ है, बस डिफरेंस ये है कि वेग सदिश राशि है और स्पीड अदिश राशि है। ठीक है ना, तो स्पीड के आगे लिखा हुआ है मैक। देखिए, एक मैक बराबर होता है 332 मीटर प्रति सेकंड। ये क्या होती है? एक मैक बराबर क्या होता है? 332 मीटर पर सेकंड। समझे कि नहीं समझे? तो अगर कहीं पर 332 मीटर प्रति सेकंड लिखा हुआ है तो हम कहेंगे वो कितना लिखा है? एक मैक। और जरा सोचिए, एक सेकंड में 332 मीटर की दूरी तय करना, यानी कि स्पीड बहुत ज़्यादा है। यानी हम ये कह सकते हैं कि वेग बहुत ज़्यादा है। तो जब वेग ज़्यादा होगा तो उससे कहेंगे कि उच्च वेग है। समझ रहे हैं? ज़्यादा ऊंचा वेग है, बड़ा वेग, ज़्यादा वेग। उच्च वेग मतलब ज़्यादा, समझे कि नहीं? तो उच्च वेग को किस में नापते हैं? मैक को। अगर कम होता तो उसको अपना नॉर्मल मीटर पर सेकंड में नाप लेते हैं, लेकिन उच्च वेग को हम मैक में नापते हैं। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। जब ज़्यादा स्पीड ज़्यादा हो यानी कि वेग ज़्यादा हो तो उसको हम किस में नापते हैं? मैक में। कि भाई किसी ने पूछा कितनी स्पीड है, बोला 2 मैक, 5 मैक, 10 मैक, समझे ना। और एक मैक बराबर कितना होता है? इतना। तो चलिए ऑप्शन ए तो सही। तरंग दैर्घ्य को किस में नापते हैं? एंगस्ट्राम में, इससे पहले बताया था आपको। दाब को किस में नापते हैं? दाब को हम पास्कल में, ठीक है ना। और ऊर्जा को हम इससे पहले बताया था कि कार्य का मात्रक भी जूल होता है और ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। तो कुल मिलाकर के उच्च वेग मैक, तरंग दैर्घ्य एंगस्ट्राम, दाब पास्कल, ऊर्जा जूल। अगर आप इसको देखेंगे तो A1, B2, C3 और D4 चारों ऑप्शन हमारे एग्जैक्ट एकदम सही हैं। ठीक है, चलिए 34वां क्वेश्चन देखते हैं कि जूल ऊर्जा से उसी तरह संबंधित है जैसे पास्कल संबंधित है। देखिए, ऊर्जा का SI यूनिट जो होता है वो होता है जूल, ठीक है ना। तो पास्कल किसका यूनिट होगा?
मैंने आपको बताया था कि पास्कल दाब का यूनिट है, दाब को हम पास्कल में नापते हैं, इससे पहले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था। तो उसी प्रकार ये क्वेश्चन कह रहा है कि जूल ऊर्जा से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार पास्कल संबंधित है दाब से। दाब कहे, प्रेशर कहे, दबाव कहे, सब एक ही बात है, ठीक है ना। तो चलिए 34 में ऑप्शन नंबर बी, ठीक। चलिए कह रहा है कि 1 माइक्रोन बराबर होता है, क्या कह रहा है, 1 माइक्रोन, 1 माइक्रोन। तो 1 माइक्रोन बराबर होता है 10⁻⁻6 मीटर। चलिए ये हमको पता है कि 1 माइक्रोन बराबर होता है 10⁻⁻6 मीटर, लेकिन ऑप्शन में कहीं मीटर में नहीं लिखा हुआ है, ऑप्शन में हर जगह मिलीमीटर में लिखा हुआ है। तो मीटर को मिलीमीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं, 1000 से गुणा कर देते हैं। तो क्या आ जाएगा, 10⁻³ मिलीमीटर, ठीक। तो इसको और क्या लिख सकते हैं, 1/10³ मिलीमीटर। इसको क्या लिख सकते हैं, 1/1000 मिलीमीटर। ऑप्शन नंबर सी 35 में क्या है, ऑप्शन नंबर, देखिए 1 माइक्रोन बराबर होता है 10⁻⁻6, इतना आपको पता है ना मीटर, लेकिन ऑप्शन में सब मिलीमीटर में दिया है। तो इस 10⁻⁻6 मीटर को मिलीमीटर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 1000 से गुणा कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, चलिए एक आओ इसके आगे लेंगे, 10⁻6 गुणे 1000 को लिख सकते हैं ना 10⁻3, ठीक ना। तो ये हो जाएगा 10⁻³ मिलीमीटर। 10⁻³ को 1/10⁻3 लिख सकते हैं, 1/1000 लिख सकते। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। चलिए जल्दी जल्दी इसको करेंगे क्वेश्चन सॉल्व। बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है, लेकिन देखिए यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए इसको इग्नोर नहीं कर सकते। भाई कोई कठिन चैप्टर होगा वहाँ से भी एक ही क्वेश्चन पूछेगा, कोई आसान चैप्टर वहाँ से भी एक ही क्वेश्चन पूछ रहा है। तो हमें तो ये होना चाहिए कि आसान वाला हमारा ना छूटे, भले कठिन वाला छूट जाए। समझे कि नहीं बाबू, समझ गए। चले फिर वही चीज़ कह रहा है 36 क्वेश्चन, 1 माइक्रोन कह रहा है कितने। देखिए मैंने पहले आपको बताया कि 1 माइक्रोन बराबर होता है 10⁻⁻6 मीटर। अब ये बताइए, लेकिन ऑप्शन में सब सेंटीमीटर में दिया है, तो मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना हो तो क्या करते हैं, 100 से गुणा कर देते हैं। तो 10⁻6 गुणे 100 क्या लिख सकते हैं, 10⁻6 गुणे 10⁻2, इसको क्या लिख सकते हैं 10⁻⁴, ठीक ना, सेंटीमीटर। हाँ चलो ऑप्शन नंबर बी सही है, ठीक। चलिए 37वां क्वेश्चन कह रहा है, वही कह रहा है कि निम्नांकित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। यानी कि वो कह रहा है कि ये पता लगाइए कि किसकी मैचिंग सही नहीं है। डेसिबल ध्वनि की प्रबलता की इकाई, यानी जो आवाज़ निकल रही है कहीं से, वो आवाज़ कितनी तेज है उसको कैसे नापते हैं, डेसिबल में। जैसे कोई फैक्ट्री से आवाज़ निकलती तो बहुत तेज़ निकलती है, हम आप जब बात करते हैं तो नॉर्मल उसमें बात करते हैं। बाइक जा रही होती है तो थोड़ा उसकी भी आवाज़ तेज़ निकलती है। तो मतलब आवाज़ कितनी तेज़ है, कितनी धीमी है, इसको कैसे नापते हैं, इसको नापते हैं डेसिबल में। जैसे किसी ने कहा कि 5 डेसिबल की आवाज़ निकल रही है एक जगह, और एक जगह से 90 डेसिबल की आवाज़ निकल रही है, तो हम कहेंगे कि जो 90 डेसिबल की आवाज़ है वो ज़्यादा तेज होगी और 5 डेसिबल की आवाज़ कम तेज होगी, ठीक है ना। तो उसको डेसिबल में मापते। अश्वशक्ति, अश्वशक्ति, अश्वशक्ति को अंग्रेजी में कहते हैं हार्स पावर। अभी मैंने आपको बताया था एक क्वेश्चन में कि 1 हार्स पावर बराबर होता है 746 वाट।
हाँ, क्या कहा था कि 1 हॉर्स पावर बराबर होता है 746 वाट। जरा आप मुझे बताइए, वाट किसका मात्रक है? वाट है शक्ति का मात्रक। और चूंकि 1 हॉर्स पावर बराबर होता है 746 वाट, यानी हम ये कह सकते हैं कि चूंकि वाट शक्ति का मात्रक है, अतः हॉर्स पावर भी शक्ति का मात्रक होगा। ठीक है, तो चलिए वही है, अश्वशक्ति शक्ति की इकाई, यानी ये भी मैच सही है। ऑप्शन सी क्या कह रहा है कि समुद्री मील। समुद्री मील के आगे लिखा है नौ संचलन में दूरी की इकाई। वही नौ संचलन मतलब जो पानी के अंदर जो संचालन होता है पानी वाली जहाज के द्वारा, उसको नौ संचलन कहते हैं। समुद्री मील, मैंने क्या कहा कि वहाँ पर जो दूरी तय की जाती है उसको हम मील में नापते हैं, नॉटिकल मील में नापते हैं। नॉटिकल मील कहें या समुद्री मील कहें, समुद्र के अंदर जो मील तय होगा उसे समुद्री मील कहेंगे। ऑप्शन सी भी सही मैच है। ठीक, ऑप्शन डी क्या कह रहा है कि सेल्सियस। सेल्सियस के आगे लिखा हुआ है कि ये ऊष्मा की इकाई है। जी नहीं, सेल्सियस ऊष्मा की इकाई नहीं है। ध्यान दीजिएगा, सेल्सियस तापमान का मात्रक है, तापमान की इकाई है सेल्सियस। समझे, कंफ्यूज मत होइएगा। जब ऊष्मा की बात की जाती है दिमाग में जाता है हाँ ऊष्मा तो ताप से संबंधित है, समझ है ना जी। ठीक है, सब बात सही है, लेकिन ऊष्मा का मात्रक जो है सेल्सियस नहीं होगा। सेल्सियस जो है ताप का मात्रक होगा। ऊष्मा का मात्रक तो कैलोरी होता है, समझे। इससे पहले आपको मैंने बताया था ना कि ऊष्मा का मात्रक कैलोरी होता है, यानी ये मैच सही नहीं है। सेल्सियस के आगे लिखा है ऊष्मा की इकाई, जी नहीं। सेल्सियस के आगे अगर ताप लिखा होता तो हम कहते ये भी सही मैच है, समझ है ना। लेकिन सेल्सियस के आगे ऊष्मा लिखा हुआ, यानी ऑप्शन नंबर डी गलत है। चलिए, कह रहा है कि कौन सी एक ऊष्मा की इकाई नहीं है। 38 नंबर का क्वेश्चन। कैलोरी, कैलोरी तो है ही ऊष्मा की इकाई। किलो कैलोरी, तो किलो कैलोरी बराबर क्या होता है? 1 किलो कैलोरी बराबर होता है 1000 कैलोरी। किलो का मतलब है समझ में आता है। किसी ने कहा 1 किलोग्राम बराबर कितना होता है, तो हम कहते हैं 1000 ग्राम। 1 किलोमीटर बराबर कितना होता है, तो हम कहते हैं 1000 मीटर। समझ है ना। उसी प्रकार से कोई कहे 1 किलो कैलोरी बराबर कितना, तो कहेंगे 1000 कैलोरी। मतलब जहाँ किलो लगा समझ लीजिए 1000 से गुणा हो जाएगा। ठीक है ना। तो वही चीज़ है, अगर हम ये कह रहे हैं कि कैलोरी ऊष्मा की इकाई है, तो हम ये भी कहेंगे कि किलो कैलोरी भी ऊष्मा की इकाई है, क्योंकि बस फर्क क्या है, वही कैलोरी है, बस थोड़ा बड़ी हो गई है, 1000 गुना हो गई है। समझे। चलिए, आप ये बताइए, जूल, मैंने आपको क्या बताया था कि जूल कार्य का मात्रक होता है, ऊर्जा का मात्रक होता है, और एक चीज़ और जान लीजिए, जूल ऊष्मा का भी मात्रक होता है। तो अगर जूल ऊष्मा का मात्रक है तो किलो जूल ऊष्मा का मात्रक होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा जी। 1 किलो जूल बराबर क्या होता है? 1 किलो जूल बराबर होता है 1000 जूल। क्या? 1000। तो अगर जूल है, वही चीज़ किलो है तो 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, कोई दिक्कत। तो अगर अगर जूल जो है ऊष्मा का मात्रक है, तो किलो जूल भी ऊष्मा का मात्रक हो। कुल मिला के कैलोरी कहे, किलो कैलोरी कहे, जूल कहे, किलो जूल कहे, ये सब क्या है? ऊष्मा के मात्रक। जरा ये बताइए, क्या वाट ऊष्मा का मात्रक होगा क्या? जी नहीं। मैं आपको कई बार बता चुका कि वाट शक्ति का मात्रक है। समझे। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें सही है। यही जो है कह रहा है कि निम्नांकित में से कौन ऊष्मा की इकाई नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी, वाट ऊष्मा की इकाई नहीं है। वाट किसकी इकाई है? शक्ति की इकाई। ठीक है ना। चलिए, 39 नंबर का क्वेश्चन पूछ रहा है। परेशान तो नहीं हो गए? हैं? रेस्ट ले लिया जाए क्या? है? क्या मन कर रहा है? शायरी सुनने का मन कर रहा है? हाँ, जब लाइव क्लास में आएंगे तब सुनाएंगे। अभी क्या सुनाएं शायरी?
इसको पढ़ते हैं, जी जान से पढ़ेंगे एकदम, हाँ, और एग्ज़ाम क्वालिफाई करेंगे, IAS PCS बनेंगे। ठीक, आराम से पूरा जीवन बचा हुआ है शायरी सुनने के लिए, मूवी देखने के लिए। 1 साल लग करके मेहनत कर दीजिए, ठीक है ना। कहीं DM बन जाएंगे, कहीं SDM बन जाएंगे, किसी ज़िले के SP बन जाएंगे, आराम से लाइफ अच्छी सी कटेगी। मैं आपको यहाँ पर मेहनत कर रहा हूँ, आप भी बस इतना ही मेहनत कर दीजिए जितना मैं कर रहा हूँ, आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। कहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करवा दे रहा हूँ, इतना क्वेश्चन आपको सॉल्व करवा रहा हूँ, क्वेश्चन कहाँ से पूछेगा बताइए आप। क्या कह रहा है? 39 नंबर क्वेश्चन पूछते हैं। ऊष्मा की इकाई निम्नांकित में से कौन सी नहीं? तो मिला के कह रहा है कि निम्नांकित में से कौन सा ऊष्मा का मात्रक नहीं है। तो मैंने आपको बताया था कि कैलोरी ऊष्मा का मात्रक होता है, जूल भी ऊष्मा का मात्रक होता है, किलो कैलोरी भी ऊष्मा का मात्रक होता है। किलो कैलोरी ऊष्मा का मात्रक है तो किलो जूल भी ऊष्मा का मात्रक है। ये सब मैंने आपको बताया था। एक चीज़ और याद रख लीजिए, आर्य भी ऊष्मा का मात्रक होता है, ठीक ना। और ये सब आप हमेशा याद रखिएगा, यहीं से क्वेश्चन पूछेगा। इतना ज़्यादा क्वेश्चन आपको सॉल्व करा दे रहा हूँ कि बाहर से नहीं पूछेगा। आर्य किसका मात्रक है? ऊष्मा का। समझे कि नहीं समझे? तो अर्घ, जूल और कैलोरी ऊष्मा का मात्रक है। सेंटीग्रेड, क्या सेंटीग्रेड ऊष्मा का मात्रक है? जी नहीं। अक्सर आप कहते हैं कितना टेम्परेचर है, बोले 25 डिग्री सेंटीग्रेड, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी कि सेंटीग्रेड में हम टेम्परेचर को नापते हैं, ऊष्मा को नहीं, ठीक। तो ऊष्मा की इकाई निम्नांकित में से कौन सी नहीं है? ऑप्शन नंबर ए, सेंटीग्रेड। 40वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? 1 किलोमीटर दूरी का क्या तात्पर्य है? बिहार PCS में क्वेश्चन पूछा गया। PCS में पूछ रहा है कि 1 किलोमीटर कितने के बराबर हो? कक्षा 1 के स्टूडेंट को ये बताया जाता है कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। जहाँ किलो आया समझ लीजिए 1000 की बात कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी। 1 पिकोग्राम कितने के बराबर होता है? मैंने आपको नैनोमीटर बताया, माइक्रो बताया, एंगस्ट्राम बताया, अब पिको। तो 1 पिकोग्राम बराबर होता है, जहाँ पिको शब्द आएगा आप समझ लीजिएगा 10⁻⁻12 की बात कर रहा है। अगर इसके आगे ग्राम लगा है तो ग्राम लगा दीजिए। इसके आगे कह देता अभी कि 1 पिको मीटर बराबर कितना होगा, तो लिख देते 10⁻12 मीटर। और कुछ लिखा होता है, बस ध्यान ही देना कि इस पे क्या लिखा है। इस पे एंगस्ट्राम लिखा है तो इस पे -10 होगा, इस पे माइक्रो लिखा है तो 10⁻6 होगा, इस पे पिको लिखा है तो 10⁻12 होगा। समझे कि नहीं समझे? चलिए ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आप ये बताइए मुझे, फेमटो सुने हैं? फेमटो, जैसे 1 पिकोग्राम बराबर होता है 10⁻12 ग्राम, वैसे 1 फेमटोग्राम बराबर होता है 10⁻15 ग्राम। तो ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है कि 10⁻15 ग्राम। तो 10⁻15 ग्राम किसके बराबर होगा? 1 फेमटो। लिख दीजिए, कभी पूछ सकता है कि 1 फेमटोग्राम बराबर कितना होगा। 1 फेमटोग्राम बराबर होगा 10⁻15 ग्राम। समझे? दिख रहा है ना? एक फेमटोग्राम बराबर कितना होता है? 10⁻15 ग्राम। ठीक, तो आपको पता चल गया, माइक्रो पता चल गया, नैनो, एंगस्ट्राम, पिको, फेमटो सब पता चल गया ना। माइक्रो में 10⁻6, नैनो में 10⁻9, एंगस्ट्राम में 10⁻10, पिको में 10⁻12 और फेमटो में 10⁻15। ठीक है ना।
बाकी आगे जो लिखा होगा वो आप लगा दीजिएगा। ग्राम लिखा है तो ग्राम शब्द यूज कर दिया कीजिएगा, मीटर लिखा है तो मीटर शब्द यूज कर दिया कीजिए। कोई दिक्कत है भैया? नहीं दिक्कत ना। चलिए अब तेजी से स्पीड आप बढ़ाइए आप लोग। पास्कल किसकी इकाई है? दाब की, पहले बता चुका, ऑप्शन नंबर बी 42 क्वेश्चन। दाब की इकाई क्या है? पास्कल होता है, लेकिन पास्कल इसमें नहीं लिखा हुआ है, इसको उससे लिखेंगे। मैंने आपको बताया था कि इकाई यानी कि मात्रक निकालने के लिए फार्मूला क्या है। दाब बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल, समझ? तो दाब का मात्रक बराबर क्या हो जाएगा? बल का मात्रक बटे क्षेत्रफल का मात्रक, समझेंगे ना? बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन, और क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है? मीटर स्क्वायर। यानी इसको लिख सकते हैं न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। यानी दाब का मात्रक क्या होगा? पास्कल तो होगा ही होगा, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर भी होगा, ठीक है ना? तो वही ऑप्शन नंबर ए, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। न्यूटन प्रति वर्ग मीटर कहे या न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर कहे, दोनों एक ही बात, ठीक है ना? चलें 44 नंबर का क्वेश्चन। दाब का मात्रक है, मैंने आपको क्या बताया कि दाब का मात्रक होता है पास्कल, ठीक है ना? क्या होता है? पास्कल। और क्या होता है? न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। ऑप्शन में देखिए कहीं पास्कल लिखा है? नहीं लिखा हुआ है। कहीं न्यूटन प्रति वर्ग मीटर लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ। जब नहीं लिखा हुआ है तो ऑप्शन नंबर ई, ठीक है ना? थोड़ा मैं देख रहा था कि शायद उस हिसाब से मैं इसको बनाऊं कि दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल, तो बल को अगर मैं बना दूं कि द्रव्यमान गुणे त्वरण बटा क्षेत्रफल, फिर द्रव्यमान का मात्रक लिख दूं किलोग्राम, त्वरण का मात्रक लिख दूं मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, फिर क्षेत्रफल लिख दूं। लेकिन इसमें मुझे जो है उस हिसाब से भी कोई ऑप्शन सही समझ में आया नहीं। भाई इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, दाब बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण बटा क्षेत्रफल। आप पुटअप करें कि द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम हो गया, त्वरण का मीटर पर सेकंड है, क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर। काट कूट करके देखें कि कोई मैच कर रहा है कि नहीं, तो मुझे लगता है कि कोई मैच नहीं करेगा, ठीक है ना? तो ना इस हिसाब से कर रहा है, ना ये है, ना पास्कल है, तो ऑप्शन नंबर ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। चलिए, पारिस्थितिक दबाव एटमॉस्फेरिक प्रेशर की इकाई क्या है? बार होती है। देखिए मैंने आपको बताया था कि पास्कल दाब की इकाई है। एक बार बराबर होता है 10⁵ पास्कल। ठीक है ना? यानी कि बार भी दाब की इकाई है, लेकिन पास्कल से बड़ी इकाई है, ठीक ना? एक बार बराबर होता है 10⁵ पास्कल, समझे? चले, बार जो है जब बहुत ज़्यादा दाब होता है तो वहाँ यूज किया जाता है। जैसे जब बहुत बड़ी दूरी होती है तो वहाँ पर हम प्रकाश वर्ष यूज करते हैं, उसी प्रकार से बार मतलब हवाओं का जो दाब होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ज्योग्राफी में जब आप क्लाइमेटोलॉजी चैप्टर पढ़ेंगे यानी मौसम विज्ञान, तो वहाँ पर आप देखेंगे कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम बार में नापते हैं,
यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर पारिस्थितिकी दबाव का मात्रक क्या है? बार है। चलिए 46 क्वेश्चन कह रहा है कि 1 किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर दाब समतुल्य है। चलिए अच्छा, यहाँ से एक पुराना क्वेश्चन जो अभी हम लोग लगा रहे थे कि दाब का मात्रक क्या है, वो भी क्लियर हो जाएगा। थोड़ा वहाँ पर मिस हो गया है। 1 किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर जो दाब होता है, कह रहा है कितने के समतुल्य होता है? 1 बार बराबर होता है 1 किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर। ये आप याद रख लीजिएगा। बार किसका मात्रक है? दाब का। तो इस हिसाब से ये पता चल रहा है, उस क्वेश्चन को सॉल्व करते समय मुझे नहीं याद आया था कि किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर भी जो है दाब का मात्रक है। लेकिन वर्तमान समय में ये प्रचलित नहीं, वर्तमान समय में वही पास्कल प्रचलित है, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर प्रचलित है, इसलिए। तो चलिए, जो इससे पहले 44 नंबर का क्वेश्चन लगाया था कि दाब का मात्रक क्या है, वहाँ पर एक जगह किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर ऑप्शन में था, ऑप्शन नंबर ए। मैंने कह दिया था कि कोई नहीं वाला ऑप्शन सही है, तो आप ऑप्शन नंबर ए लगा सकते हैं। वर्तमान समय में प्रचलित नहीं है, बात सही है, लेकिन ये है मात्रक उसका किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर। तो 44 में दाब का मात्रक क्या है? किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर आप लगा दीजिएगा। समझ रहे हैं ना? ऑप्शन नंबर ए। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 1 किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर दाब कितने के बराबर होता है? मैंने आपको क्या बताया कि 1 बार बराबर होता है 1 किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर। यानी मैं कह सकता हूँ कि 1 किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर 1 बार के बराबर होता है। ठीक, अब यहाँ से याद रख लीजिए, ये बार दाब का मात्रक है, और चूंकि बार बराबर इतना होता है तो हम ये कह सकते हैं किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर भी दाब का मात्रक है। ठीक है ना? ये वाला क्वेश्चन जब इससे पहले जब सॉल्व करा रहा था, जिसमें ऑप्शन कोई नहीं लगवा दिया था, उसको आप ध्यान दीजिएगा कि उसमें ऑप्शन नंबर ए किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर। देखिए, दिमाग में इतनी चीज़ें रहती हैं, कभी कभार दिमाग नहीं जा पाता। ठीक है ना? तो कितने मात्रक हो गए दाब के? दाब के मात्रक है न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर, बार, पास्कल, कई मात्रक है। ठीक, चलिए 47 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नांकित में से कौन सी अदिश राशि है? चलिए, मैंने वो ट्रिक लगाई है आप, वा, बा और आड़ा। बा में क्या है? बा लगा हुआ है, तो ये भी क्या होगी? सदिश होगी। वेग में वा लगा है तो सदिश होगी। त्वरण में आड़ा लगा है तो ये भी क्या होगी? सदिश होगी। यानी बल, वेग और त्वरण तो सदिश है। दाब सदिश है कि अदिश? दाब में बा लगा हुआ है, हाँ, यानी कि होना तो इसे सदिश ही है। लेकिन एक चीज़ याद रखिए, मैं जब आपको ट्रिक पढ़ा रहा था तो वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि ट्रिक ठीक है, वाह बा आड़ा आना चाहिए, लेकिन 5 ठो उसके अपवाद भी मैंने आपको बताए थे कि विद्युत धारा, विभव, दाब, द्रव्यमान और घनत्व, 5 चीज़ आपको मैंने बताया था कि अगर ये आएगा तो ट्रिक के हिसाब से तो इसको होना चाहिए सदिश, लेकिन ये सदिश नहीं होती, ये अदिश होती है। 5 चीज़ बताया ना मैंने आपको, दाब, द्रव्यमान, विद्युत धारा, विभव और घनत्व। तो यही ऑप्शन नंबर बी दाब है, ट्रिक के हिसाब से सदिश होना चाहिए, लेकिन चूंकि अपवाद के अंतर्गत आता है तो ये क्या है? अदिश है। तो निम्नांकित में से कौन सी अदिश राशि है? दाब। बस आप ट्रिक याद रख लीजिए, तो 5 ठो अपवाद, आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। ठीक, चलिए 48 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत विभव के संबंध में निम्नांकित में से कौन सा कथन सही है? विद्युत विभव की बात कर रहा है।
विभव आपको मैंने बताया था ना, ट्रिक लगाइए, वा लगा हुआ है, होना तो चाहिए इसको सदिश राशि, लेकिन अपवाद में मैंने आपको एक विभव का भी नाम लिया था, याद है ना? विभव, विद्युत धारा, दाब, द्रव्यमान और घनत्व। तो अपवाद के हिसाब से ये क्या है? ट्रिक के हिसाब से होना तो चाहिए सदिश, लेकिन अपवाद के अंतर्गत आता है, अतः ये क्या है? ये है अदिश राशि। तो विद्युत विभव नंबर 1 अदिश राशि, नंबर 2 सदिश राशि। नंबर 2 गलत है, सदिश नहीं है भाई, अदिश है, यानी कि ऑप्शन नंबर है केवल 1 बैरल बराबर कितना होता है? याद रख लीजिएगा, अक्सर आप पेपर में पढ़ते होंगे कि तेल का दाम इतने रुपए बैरल, तो 1 बैरल बराबर होता है 159 लीटर। ठीक है, चलिए क्या कह रहा है कि लंबाई की न्यूनतम इकाई कितनी है? माइक्रोन दिया है। आप बताइए 1 माइक्रोन बराबर कितना होता है? ये अगला क्वेश्चन है, 50वां क्वेश्चन, 10⁻⁻6 मीटर, नैनोमीटर दिया है। 1 नैनोमीटर बराबर क्या होता है? 10⁻⁹ मीटर। 1 एंगस्ट्रॉम दिया है, 10⁻10 मीटर। 1 फर्मी मीटर, फर्मी मीटर का है या फेम्टोमीटर का है, सब बराबर होता है, 10⁻15 मीटर। अब इसमें कह रहा है कि माइक्रोन, नैनो, एंगस्ट्रॉम, फर्मी, इसमें कौन सबसे छोटा है? देखिए ऐसे नहीं समझ में आएगा कौन सबसे छोटा, सबको मीटर में चेंज कर लीजिए। देखिए अगर इस पे प्लस का चिन्ह लगा होता, समझे, सब में, तो जिसकी घात सबसे छोटी होती उसको हम कहते सबसे छोटा है। लेकिन अगर चूंकि यहाँ पर माइनस का सब में चिन्ह लगा है तो माइनस में उल्टा हो जाता है, माइनस में जिसकी घात सबसे ज़्यादा होती है वो सबसे छोटा होता है। ध्यान समझ, अगर सब पर प्लस लगा होता तो कुछ न करते, जिसकी घात सबसे छोटी होती उसको कह देते कि सबसे छोटा है। लेकिन अगर माइनस लगा हुआ है तो जिसकी घात सबसे बड़ी होगी वो सबसे छोटा हो। सब में माइनस लगा हुआ, देख लेते कि सबसे बड़ी घात किसकी है, 15 है सबसे बड़ी घात, फर्मी मीटर की घात सबसे बड़ी है, अतः हम ये कह देंगे कि सबसे छोटी इकाई फर्मी मीटर। और सबसे बड़ी कौन है? ये है, चूँकि इसकी घात सबसे छोटी है तो हम कह देंगे कि ये सबसे बड़ी है। चलिए 51, 4 क्वेश्चन और हैं, जल्दी से इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्यूसेक, क्यूसेक में क्या नापते हैं? क्यूसेक क्यूबिक फीट प्रति सेकंड। क्यूबिक का मतलब होता है घन, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, ठीक है ना। क्यूसेक में नापते हैं प्रवाह की दर, जैसे मतलब ट्यूबवेल से पानी आ रहा है तो कुछ स्पीड होगी पानी बहने की, हाँ, उसके प्रवाहित होने की, हाँ, तो उसको कैसे नापेंगे? उसको नापेंगे क्यूसेक में, हाँ। क्यूसेक का फुल फॉर्म होता है क्यूबिक फीट प्रति सेकंड, यानी कह सकते हैं कि 1 सेकंड में अगर 1 क्यूबिक फीट पानी निकल रहा है, और 1 क्यूबिक फीट का क्या मतलब होता है? क्यूबिक का मतलब होता है घन। 1 फीट लंबा, 1 फीट चौड़ा और 1 फीट ऊंचा अगर पानी निकल रहा है तो कहेंगे कि वो पानी 1 क्यूबिक फीट है। और अगर 1 सेकंड में 1 क्यूबिक फीट 1 सेकंड में 1 क्यूबिक फीट पानी निकल रहा है तो कहेंगे कि कितना निकल रहा है? 1 क्यूसेक पानी निकल रहा है। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि पानी बहने की जो दर होती है उसको हम, पानी बहे या कोई भी लिक्विड बहे, उसको हम क्यूसेक में नापते हैं। पेट दर्द करने लगा भूख की वजह से, समझ रहे हैं ना, इसलिए अब खड़े नहीं होया जा रहा है।
तो क्यूसेक में हम प्रवाह की दर को नापते हैं। बाइट, अक्सर बाइट आप सुने होंगे कि कंप्यूटर वगैरह जब आप चलाने जाते होंगे तो वहाँ पे बाइट, तो बाइट का संबंध किससे है? कंप्यूटर से। रिक्टर, जब भूकंप आता है तो उसको जो है भूकंप कितना तीव्र है उसको हम रिक्टर स्केल पे नापते हैं, समझ है ना। तो रिक्टर भूकंप से रिलेटेड है, समझ है ना, भूकंप कितना तेज है। बार, बार मैंने आपको बताया ही है कि दाब को नापने की इकाई है। एक बार बराबर होता है 10⁵ पास्कल, ठीक है ना। तो क्यूसेक प्रवाह की दर, बाइट कंप्यूटर, रिक्टर भूकंप की तीव्रता और बार दाब। जब आप मिलाएंगे तो A3 B4 C2 D1। चलिए, क्यूसेक में क्या नापा जाता है? जल की शुद्धता, जल की गहराई, जल का बहाव या जल की मात्रा? जी, शुद्धता नहीं नापी जाती, ना गहराई नापी जाती, ना मात्रा नापी जाती, बल्कि प्रवाहित होने की दर नापी जाती, हाँ, कि किस स्पीड से बह रहा है। तो वही है कि जल के बहाव को किससे नापा जाता है? क्यूसेक से नापा जाता है, ठीक। चलिए, 53 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ओजोन परत की मोटाई कैसे नापी जाती? तो ओजोन परत की मोटाई को हम डॉप्सन में नापते हैं, याद रख लीजिएगा। किस में नापते हैं? डॉप्सन में। ओजोन जानते हैं ना, ऊपर ओजोन लेयर है, जो कि खतरनाक सूर्य की जो खतरनाक किरणें हमारे ऊपर आती हैं उनसे हमारी रक्षा करती है। आगे आप जब ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो वहाँ समझ में आ जाएगा कि ओजोन लेयर क्या होती है, ठीक है ना। या साइंस वाले चैप्टर में आगे आपको पता चलेगा कि ओजोन लेयर क्या होती है। कुल मिलाकर के ओजोन परत की जो मोटाई है, जो ये ओजोन की लेयर लगी हुई है, वो कितना मोटा है उसको हम डॉप्सन में नापते हैं। चलिए, 54वां क्वेश्चन वही चीज़ है कि डॉप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है किसमें? पृथ्वी की मोटाई नापने में, हीरे की मोटाई नापने में, शोर के नापन में। शोर मतलब वही नॉइज, जो फैक्ट्री से शोर निकल रहा है, बाइक का शोर है, लड़ाई का शोर है, उसी शोर का। जी नहीं, इन सबको ऑप्शन नंबर सी, ओजोन परत की मोटाई नाप, समझे। तो ओजोन परत की मोटाई को हम डॉप्सन में नापते हैं। चलिए, ये चैप्टर का क्वेश्चन समाप्त हो गया। वहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एक जो क्वेश्चन आपको दाब का मात्रक, तो दाब का मात्रक किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर भी होता है। हालांकि वर्तमान समय में ये प्रचलित नहीं है, इसलिए इसकी चर्चा नहीं होती, लेकिन याद रख लीजिए कि किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर दाब का मात्रक होता है और 1 किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर 1 बार के बराबर होता है। कोई दिक्कत नहीं। चलिए, एक चीज़ मैं आपको शायद जब कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा था तो भूल गया था। SI और MKS में, MKS में 3 चीज़ों की चर्चा की गई थी। हाँ, लंबाई, द्रव्यमान और समय, समझ है ना। लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम और समय का मात्रक सेकंड। और जब SI आपको पढ़ा रहा था तो ये 3 तो थे ही थे, 4 और थे। कौन से? ताप का मात्रक केल्विन, ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडिला, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर और पदार्थ की मात्रा का मात्रक मोल। यानी MKS वाले तो 3 थे ही थे, SI में 4 एक्स्ट्रा हो गए। इसीलिए SI सिस्टम को हम MKS सिस्टम का अपडेटेड फॉर्म कहते हैं। कहीं लिख जाए कि SI सिस्टम किसका अपडेटेड फॉर्म है तो आप कह दीजिएगा MKS सिस्टम का अपडेटेड फॉर्म है। CGS FPS का अपडेटेड नहीं है, क्योंकि CGS में जो है मात्रा क्या होता है? सेंटीमीटर ग्राम सेकंड होता है। SI में कहीं आपको सेंटीमीटर ग्राम सेकंड देखने को नहीं मिलेगा। FPS में फुट पाउंड सेकंड होता है, SI में कहीं आपको फुट पाउंड सेकंड नहीं देखने को मिलेगा, समझ है ना। लेकिन MKS में मीटर किलोग्राम सेकंड होता है, SI में ये मीटर किलोग्राम सेकंड होता है, साथ ही 4 एक्स्ट्रा भी होता है। इसीलिए हम कहते हैं कि SI यूनिट जो होती है, जो SI के मात्रक होते हैं, भौतिक राशि नहीं, मात्रक जो SI के होते हैं वो
MKS सिस्टम का अपडेटेड फॉर्म होते हैं। भाई MKS वाले तो हैं ही हैं, 4 एक्स्ट्रा आ गए, समझ है ना। फ़ोन उन होता है ना तो कहते हैं ये अपडेटेड वर्जन है, यानी पुरानी क्वालिटी तो है ही है, कुछ एक्स्ट्रा इसमें क्वालिटी दे दिया गया है, तो क्या कहते हैं ये पुराने का अपडेटेड वर्जन, यानी कि SI भी MKS का अपडेटेड वर्जन है, समझ गए ना। वो 3 तो है ही है, 4 एक्स्ट्रा आ गया। चलिए तो अगले लेक्चर में हम लोग जो है दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है ना। और हाथ जोड़ के आपसे विनती है कि अधिक से अधिक लोगों के पास आप इसको शेयर कीजिए, अपने फेसबुक पे शेयर कीजिए, व्हाट्सएप पे शेयर कीजिए, इंस्टाग्राम पे शेयर कीजिए, फ़ोन करके बताइए और उन सब से कहिए भैया लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है ना। और आप भी इसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, फ्री में पढ़ा रहा हूँ यार, ठीक है ना। और सारे सब्जेक्ट पढ़वाऊँ, मैं भी पढ़ाऊँगा, मेरे फ्रेंड भी पढ़ाएंगे, ठीक। चलिए, धन्यवाद।